दोस्तों नमस्कार और स्टडी विद ज्ञान प्रकाश में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। तो ये आपका जीएस का मॉडल पेपर नंबर 11 होगा। सारे प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण हैं। ध्यान से देखिएगा, कोई भी प्रश्न आपसे छूटना नहीं चाहिए। यूपीएचईएससी विज्ञापन संख्या 51, जीआईएससी, जीटीसी, स्वास्थ्य शिक्षा अधिकारी का जो सिलेबस है उसमें जो जीएस का कॉमन पोर्शन है वहीं से सारे प्रश्न बनाए गए हैं और सभी प्रश्न अत्यंत ही महत्वपूर्ण हैं। चैनल का प्लेलिस्ट आप लोग जरूर चेक किया करिए, वहाँ पर जो भी आपका सिलेबस है उसके मुताबिक आपको सारे लेक्चर एक जगह पर दे दिए गए हैं और इसका डायरेक्ट लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, तो आप जाकर देख सकते हैं और पूरा रिवीजन आप बहुत ही बेहतरीन तरीके से कर सकते हैं। साथ ही साथ अब तक आपके जितने भी मॉक टेस्ट हुए हैं सारे टेस्ट आप यहाँ पर फ्री आप कास्ट लगा सकते हैं। और दोस्तों जैसा कि आप लोग जानते हैं कि एक पेड ग्रुप भी बनाया गया है आप लोगों के लिए, जिसमें आपको जितने भी लेक्चर होते हैं उनकी फ्री पीडीएफ पेड ग्रुप में आपको दी जाती है। तो मतलब कि एक बार अगर आपने पेड ग्रुप ज्वाइन कर लिया तो फिर आप केवल पढ़िए, ठीक है, बाकी जिम्मेदारी हमारी हो जाती है। तो ये जीएस का मॉक टेस्ट नंबर 11 आइए स्टार्ट करते हैं। जो लोग पेड ग्रुप में नहीं जुड़े हैं और पेड ग्रुप ज्वाइन करना चाहते हैं वो लोग ये 9452252260 पर व्हाट्सअप कर सकते हैं। ओके, चलिए पहला क्वेश्चन है कि किस प्रकार की आकाशगंगा का कोई नियमित आकार नहीं है। बहुत ही ध्यान से ऐसे जब प्रश्न आए तो उनको आप हल किया करिए और एग्ज़ाम में भी देखिए आप लोग ना पेशेंस के साथ बैठा करिए। और क्योंकि अब आपकी परीक्षा जो है वो क्रमशः निकट आ रही है तो आप लोग एक प्रयास ये भी कर सकते हैं कि जो आपका एग्ज़ाम टाइम है, ठीक है, उस टाइम आप पढ़ा करिए। मतलब उस टाइम आप लोग रेस्ट मत किया करिए, क्योंकि जो आपका शरीर है ना वो उस समय के मुताबिक बिल्कुल ढला हुआ होना चाहिए। जैसे कि अगर आपका पेपर मान लेते हैं 2 से 5 के बीच में होने वाला है और 2 से 5 के बीच आपको आराम करने की तलब है, तो 1 महीने आप मेहनत करिए, 2 से 5 आप आराम मत कीजिए। उस टाइम आप स्टडी टेबल पर रहिए ताकि आप इसके अभ्यस्त हो सकें। ये एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट प्रैक्टिसेस में से एक है, ठीक है। तो किस प्रकार की आकाशगंगा का कोई नियमित आकार नहीं है। क्या कर रहे हैं, कोई भी नियमित आकार नहीं है और वह गैस और धूल से समृद्ध है। यहाँ पर है आपके ऑप्शन, एलिप्टिकल गैलेक्सीज यानी कि दीर्घवृत्ताकार आकाशगंगा, दूसरा है लेटिक गैलेक्सीज यानी कि लेटिकुलर आकाशगंगा, तीसरा है इर्रेगुलर, चौथा है स्पाइरल यानी कि सर्पिल। तो दोस्तों जैसा कि नाम से ही स्पष्ट है, आकाशगंगा का कोई नियमित आकार नहीं है, मतलब यह इर्रेगुलर है, दैट इज ऑप्शन सी। ये ऑप्शन सी ही आपका आंसर है। इर्रेगुलर गैलेक्सीज एक अनियमित आकाशगंगा एक प्रकार की आकाशगंगा है जिसमें एक परिभाषित आकार या संरचना का अभाव होता है और यह दीर्घवृत्ताकार, सर्पिल या लेंसनुमा आकाशगंगाओं की श्रेणी में नहीं आती है। ये आकाशगंगाएं गैस और धूल से समृद्ध होती हैं, भरी होती हैं और उन्हें तारों के निर्माण के लिए सक्रिय क्षेत्र बनाती हैं। दोस्तों आकाशगंगा क्या होती है यानी कि गैलेक्सी क्या होती है, तो अरबों तारों, गैस, धूल और डार्क मैटर का एक विशाल गुरुत्वाकर्षण से बंधा समूह है। यह ब्रह्मांड की मूलभूत संरचनाएं हैं जो अंतरिक्ष में तैरते द्वीपों की तरह होती हैं। हमारी पृथ्वी जिस आकाशगंगा में स्थित है उसे क्या कहते हैं, तो हमारी जो आकाशगंगा है, गैलेक्सी है, उसका नाम है मिल्की वे या मंदाकिनी। ऑलराइट, चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन है कि प्रत्येक 1 डिग्री देशांतर के लिए स्थानीय समय में कितना परिवर्तन होता है। तो दोस्तों यहाँ पर बात हो रही है 1 डिग्री देशांतर के बारे में, स्थानीय समय में कितना परिवर्तन होता है, तो इसका उत्तर होता है 4 मिनट का। कैसे, देखो दोस्तों 1 डिग्री देशांतर 4 मिनट के बराबर होता है। जैसे कि हमारी जो पृथ्वी होती है ये आप जानते ही हैं कि 24 घंटे में हमारी जो पृथ्वी है ये 360 डिग्री से घूम जाती है। कितने टाइम में, 24 घंटे में। यानी कि दोस्तों अगर देखा जाए तो 360 डिग्री घूमने में हमारी पृथ्वी को 24 गुणे 60 मिनट का समय लगता है, ठीक है। तो इसका मतलब दोस्तों ये बनता है कि अगर हम इसे सॉल्व करें तो 15 डिग्री प्रति घंटा यानी कि 1 घंटे में हमारी जो पृथ्वी है वो 15 डिग्री से घूम जाती है, यानी कि 4 मिनट में यह 1 डिग्री से मूव करती है, ठीक है। तो इस प्रकार से ये जो आंसर है आपका 4 मिनट, ये बिल्कुल करेक्ट है। अगला क्वेश्चन है
निम्नलिखित कथनों में कौन सा सही है? तो पहला कथन है देशांतर स्थानीय समय के निर्धारण में प्रमुख भूमिका निभाता है। दूसरा कथन है संपूर्ण पृथ्वी लगभग समान दूरी के 24 समय क्षेत्रों में विभाजित है। ये टाइम जोन कहा जाता है समय क्षेत्र को, इसमें विभाजित है। तो दोस्तों दोनों ही कथन आपके यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हैं। ऑप्शन सी आपका बिल्कुल सही होगा। तो देशांतर स्थानीय समय के निर्धारण में प्रमुख भूमिका निभाता है। अब आपके मन में आ रहा होगा कि देशांतर है क्या? दोस्तों ये हमारी पृथ्वी है, जैसा कि आप जानते ही हैं ये हमारी पृथ्वी है और ये इसका है नॉर्थ पोल, नीचे है इसका साउथ पोल। ठीक है, तो नॉर्थ पोल से साउथ पोल को जोड़ने वाली ये जो रेखाएं होती हैं इनकी संख्या कुल कितनी होती है? 180 + 180, यानी कि कुल मिला के 360 रेखाएं ये होती हैं। और इनके बीच की जो दूरी होती है वो देखेंगे आप तो पोल्स पर यानी कि ध्रुवों पर ये सबसे कम होती है और जो आपकी विषुवत रेखा होती है इक्वेटर होता है इस पर ये सर्वाधिक होती है। ठीक है, तो देशांतर रेखाएं इन्हें लॉन्गिट्यूड लाइंस भी कहा जाता है। ग्लोब पर उत्तर से दक्षिण की ओर खींची गई काल्पनिक अर्धवृत्ताकार रेखाएं हैं। ये आप देख रहे हैं ये अर्धवृत्ताकार रेखाएं होती हैं और ये पृथ्वी के केंद्र से कोणीय दूरी यानी कि 0 डिग्री से 180 डिग्री पूर्व पश्चिम को मापती हैं। सबसे पहले तो यहाँ पर 180 डिग्री, फिर इसके पीछे 180 डिग्री, इस प्रकार से इनकी संख्या 360 होती है। ठीक है, और एक बात और ध्यान रखिएगा कि ये जो 0 डिग्री की रेखा होती है 0 डिग्री देशांतर, तो इसे ही ग्रीनविच लाइन के नाम से जाना जाता है और ये समय निर्धारण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। ठीक है, तो देशांतर स्थानीय समय के निर्धारण में प्रमुख भूमिका निभाती है, ये बिल्कुल करेक्ट है। और संपूर्ण पृथ्वी लगभग समान दूरी के 24 समय क्षेत्रों में विभाजित है। बड़े क्षेत्रों में फैले देशों ने सुविधा के लिए एक से अधिक समय क्षेत्र को अपनाया है। जैसे कि अगर हम बात करें अपने भारत के बारे में ही, तो अरुणाचल प्रदेश ये सबसे पूर्वी हिस्सा है और जबकि गुजरात जो है दोस्तों ये सबसे पश्चिमी हिस्सा मतलब सबसे पश्चिमी में पड़ता है ये। तो दोनों के बीच में जो सनसेट और सनराइज होता है उसमें लगभग 2 आवर का अंतर आ जाता है। हालांकि भारत में केवल एक ही टाइम जोन है और यही वजह है कि काफ़ी लंबे समय से भारत में भी 2 टाइम जोन करने की बात की जा रही है। तो अगर कोई देश बहुत बड़ा है, उसका क्षेत्रफल बहुत बड़ा है, तो वहाँ पर जो समय की सुविधा को मापने के लिए एक से अधिक समय क्षेत्र को अपनाया जाता है। ठीक है ना, तो संपूर्ण पृथ्वी को 24 समय क्षेत्रों में बांटा गया है और प्रत्येक समय क्षेत्र जो होता है ये प्रत्येक जो टाइम जोन होता है ये 15 डिग्री देशांतर को कवर करता है। एक बात और भी दोस्तों कि हमारा जो समय है, जैसे कि मैंने आपको बताया था, ये जो ग्रीनविच लाइन होती है वहाँ पर जो समय है अगर 00 है तो हमारा जो टाइम होगा वो +5:30 से बढ़ जाता है। इसका मतलब अगर ग्रीनविच पर रात के 12 बजे हैं तो हमारे यहाँ बजते हैं सुबह के 5:30। ठीक है, इस प्रकार से हमारा जो समय है वो ग्रीनविच से 5.5 घंटे आगे चलता है। आगे बढ़ते हैं। जब पृथ्वी पर ज्वालामुखी फूटता है तो फूटने वाली सामग्री आमतौर पर एक तरल पदार्थ यानी कि चट्टान होती है जिसे कहा जाता है, क्या कहते हैं? लावा, ओला, मैग्मा या प्लाज्मा। दोस्तों सही आंसर होगा इसको कहेंगे आप लावा। विकल्प ए आपका करेक्ट है। लावा क्या है? लावा पिघली हुई चट्टान है जो ज्वालामुखी विस्फोट के दौरान निकलती है। देखो दोस्तों लावा की जो संरचना होती है वो ज्वालामुखी के प्रकार और विस्फोट के प्रकार के आधार पर तय की जाती है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है उष्णकटिबंधीय कांटेदार वन यानी कि ट्रॉपिकल थॉर्न फॉरेस्ट जो होते हैं, उष्णकटिबंधीय कांटेदार वन सामान्यतः उत्तर प्रदेश के किस भाग में पाए जाते हैं? तो दोस्तों सही आंसर होगा दक्षिण पश्चिमी क्षेत्र में, यानी कि विकल्प बी आपका यहाँ पर करेक्ट है। ध्यान दीजिए कि उष्णकटिबंधीय शुष्क पर्णपाती वन मैदानी इलाकों के सभी हिस्सों में, ठीक है, शुष्क पर्णपाती वन ये मैदानी इलाकों के सभी हिस्सों में और आमतौर पर मध्य पूर्वी और पश्चिमी क्षेत्र में पाए जाते हैं, जबकि तराई के नम क्षेत्रों में उष्णकटिबंधीय नम पर्णपाती वन पाए जाते हैं। तो तराई में नम पर्णपाती वन और जो आपका मैदानी इलाका है वहाँ पर शुष्क पर्णपाती वन जो होते हैं वो पाए जाते हैं। ऑल राइट, नेक्स्ट है आपका निम्नलिखित में कौन सा क्षेत्र समुद्री छोर में निम्न और उच्च ज्वार भाटा के बीच होता है? कौन सा क्षेत्र है, एरिया है जो समुद्री छोर में निम्न और उच्च ज्वार भाटा के बीच होता है? तो
तो दोस्तों इसे क्या कहते हैं, इसे कहते हैं ज्वारीय क्षेत्र, यानी कि विकल्प ए आपका करेक्ट है। देखो दोस्तों, ज्वारीय क्षेत्र को अंतर ज्वारीय क्षेत्र भी कहा जाता है। समुद्र के छोर पर उच्च ज्वार और निम्न ज्वार के निशान के यह बीच का क्षेत्र होता है। यह एक अत्यधिक गतिशील वातावरण है, क्योंकि यह नियमित रूप से ज्वारीय गतिविधियों के कारण जलमग्न यानी कि जल में डूब जाता है, तो कभी उजागर होता रहता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, इनुविक बंदरगाह किस देश में स्थित है जो पश्चिमी आर्कटिक का प्रवेश द्वार भी कहा जाता है। इनुविक बंदरगाह दोस्तों ये पश्चिमी आर्कटिक का प्रवेश द्वार कहा जाता है, और ये कहाँ पर स्थित है, ग्रीनलैंड, कनाडा, स्वीडन और रूस में। सही आंसर दोस्तों इसका विकल्प बी, यानी कि यह कनाडा में स्थित है। तो विकल्प बी आपका करेक्ट है। कनाडा का दोस्तों जो उत्तर पश्चिमी क्षेत्र है वहीं पर इनुविक ये स्थित है, जो पश्चिमी आर्कटिक के प्रवेश द्वार के रूप में कार्य करता है। यह बंदरगाह आर्कटिक महासागर तक पहुंच प्रदान करता है और इस क्षेत्र में परिवहन, व्यापार और संसाधन अन्वेषण के लिए यह एक महत्वपूर्ण केंद्र बन जाता है। आपका अगला क्वेश्चन है, वैगनर द्वारा पैंजिया के चारों ओर स्थित एक विशाल जल निकाय को दिया गया नाम क्या है। दोस्तों ये प्रश्न बहुत बार पूछा गया है, तो इसको थोड़ा याद रखिएगा। वैगनर के द्वारा पैंजिया के चारों ओर स्थित जो विशाल जल निकाय है उसको जल गोलार्ध, पैंथालासा, लारेसिया, टेथिस, क्या नाम दिया गया है, पैंथालासा, यानी कि विकल्प बी आपका यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट है। पैंथालासा विशाल वैश्विक महासागर था जिसने स्वर्गीय पैलियोजोइक और प्रारंभिक मेसोजोइक युगों के दौरान महाद्वीप पैंजिया को घेरा हुआ था। पैंथालास दोस्तों ये नाम ग्रीक भाषा से लिया गया है और इसका अर्थ होता है सभी समुद्री, यानी कि पैन का मतलब होता है सभी, थालसा का मतलब होता है समुद्री, तो पैंथालासा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, विश्व में सबसे व्यापक रूप से उपयोग की जाने वाली जलवायु वर्गीकरण प्रणाली कौन सी है। सबसे व्यापक रूप से उपयोग की जाने वाली जलवायु वर्गीकरण प्रणाली दोस्तों ये कौन सा है, ट्रेवर्था वर्गीकरण, नेक्स्ट है आपका स्ट्राहलर वर्गीकरण, कोपेन वर्गीकरण या फिर थार्न-थवेट वर्गीकरण। दोस्तों सही आंसर इसका होगा कोपेन वर्गीकरण, ऑप्शन सी आपका बिल्कुल करेक्ट है। कोपेन वर्गीकरण विश्व स्तर पर सबसे व्यापक रूप से उपयोग की जाने वाली जलवायु वर्गीकरण प्रणाली है। इसे जर्मनी के जलवायु विज्ञानी थे व्लादिमीर कोपेन ने 1884 में डेवलप किया था और तब से इसमें कई संशोधन भी किए गए हैं। तो इस प्रणाली में 5 प्रमुख जलवायु समूह हैं। कौन कौन से, उष्णकटिबंधीय, शुष्क, समशीतोष्ण, महाद्वीपीय और ध्रुवीय। ओके, यह वर्गीकरण तापमान और वर्षा के मासिक और वार्षिक औसत पर आधारित है, जो इसे वैश्विक जलवायु पैटर्न का विश्लेषण करने के लिए एक बहुमुखी उपकरण बनाता है। आपका अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित को मिलाएं, लू, बादलों से मुक्त परतें और वर्षण। तो दोस्तों जो लू होती हैं आपको पता ही है कि ये क्या है, ये स्थानीय हवाएं हैं। ठीक है, बादलों से मुक्त जो परतें होती हैं ये है आपका स्ट्रेटोस्फीयर, और वर्षण ये इसी में जो है ओला गिरता है। तो आपका जो सही यहाँ पर मैच हो रहा है वो 1 का सी हो रहा है, 2 का बी हो रहा है और 3 का ए हो रहा है। सही विकल्प दोस्तों आपका बन रहा है यहाँ पर ऑप्शन सी, 1C, 2B, 3A, ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन है, 2 अलग अलग समुदायों के बीच संक्रमणकालीन क्षेत्र को क्या कहा जाता है। 2 अलग अलग समुदायों के बीच जो संक्रमणकालीन क्षेत्र होता है दोस्तों उसे कहते हैं इकोटोन। ठीक है, यानी कि विकल्प डी आपका यहाँ पर करेक्ट है, इको टाइप नहीं, इकोटोन। तो इकोटोन 2 या 2 से अधिक विविध पारिस्थितिकी तंत्रों के बीच जंक्शन का एक क्षेत्र होता है। जैसे कि एक तरफ ये समुद्र हो गया, ठीक है, एक तरफ ये आपका जंगल हो गया, अब इनका जो ये बीच वाला एरिया होगा ना इसे कहेंगे आप इकोटोन। जैसे कि यहीं पर जैसे मैंग्रोव होता है ना, मैंग्रोव यहीं पर डेवलप होगा तो ये इकोटोन कहा जाता है। ये समुद्री और स्थलीय पारिस्थितिकी तंत्र के बीच एक इकोटोन का प्रतिनिधित्व करता है। कौन, मैंग्रोव वन। ओके, उदाहरण के लिए घास का मैदान हो सकता है, वेटलैंड हो सकते हैं, मुहाना, नदी, तट आदि आदि। ओके, नेक्स्ट है आपका, निम्नलिखित में कौन भारत में जैव विविधता के हॉट स्पॉट है। इसको आप 5 स्टार क्वेश्चन मार्क करिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। भले एग्जाम में ना आए, एटलीस्ट आपको पता तो होना ही चाहिए कि निम्नलिखित में कौन भारत में जैव विविधता के हॉट स्पॉट है। तो दोस्तों अगर आपको ये पता है कि भारत में
जैव विविधता के हॉटस्पॉट कितने हैं? कितने हैं बताओ, अगर आपके मन में आ रहा है। चलो मैं ऑप्शन देता हूँ, 3 हैं, 4 हैं, 5 हैं, 6 हैं, कितने हैं? सही आंसर होगा दोस्तों 4 हैं। कौन कौन से हैं? तो देखो ये जो 4 हैं इस प्रकार से हैं। एक तो आपका हिमालय हो गया, ये वाला एरिया देखिए, ये हो गया आपका हिमालय। दूसरा है आपका पश्चिमी घाट, ये पश्चिमी घाट हो गया आपका, ठीक है। तीसरा आपका हो गया इंडो बर्मा क्षेत्र, ये वाला एरिया। और चौथा हो गया यहाँ पर देखिए आप सुंडालैंड, निकोबार द्वीप समूह, ठीक है। तो भारत में मुख्य रूप से 4 जैव विविधता हॉटस्पॉट हैं, ठीक है। कौन कौन से हैं? हिमालय, पश्चिमी घाट, इंडो बर्मा क्षेत्र और सुंडालैंड। इसको आप रट डालिए, हिमालय, पश्चिमी घाट, इंडो बर्मा क्षेत्र, सुंडालैंड, हिमालय, पश्चिमी घाट, इंडो बर्मा क्षेत्र, सुंडालैंड, ठीक है। तब जाके यहाँ पर आप आंसर कर पाएंगे। अब देखिए यहाँ पर भारत में जैव विविधता के हॉटस्पॉट कौन से हैं? हिमालय और पूर्वी घाट, पूर्वी घाट तो है ही नहीं है। पश्चिमी हिमालय और सुंदरबन बिल्कुल नहीं है। पूर्वी हिमालय और पश्चिमी घाट, जी हाँ, ऑप्शन सी करेक्ट होगा आपका। तो यहाँ पर विकल्प सी आपका करेक्ट है, ठीक है। तो भारत के जैव विविधता अधिनियम 2002 को लागू करने के लिए वर्ष 2003 में राष्ट्रीय जैव विविधता प्राधिकरण NBA, ठीक है, नेशनल बायोडाइवर्सिटी अथॉरिटी की स्थापना की गई थी। कब? 2003 में। NBA का जो मुख्यालय है ये चेन्नई में है, चेन्नई तमिलनाडु में है। यह पर्यावरण मंत्रालय के अधीन एक वैधानिक स्वायत्त निकाय है। ऑलराइट, चलिए अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन सी गैस ग्रीन हाउस गैस नहीं है? ग्रीन हाउस गैस नहीं है। कार्बन डाइऑक्साइड दोस्तों क्या ये ग्रीन हाउस गैस है? यस ये है। मेथेन भी दोस्तों ये ग्रीन हाउस गैस है? यस है। नाइट्रोजन डाइऑक्साइड यानी कि बात यहाँ पर NO2 के बारे में, ये भी एक ग्रीन हाउस गैस है। नहीं है कौन सी? ऑक्सीजन नहीं है। लेकिन अगर O2 में एक और मिल जाए बन जाए ये O3, तब तो ये ग्रीन हाउस गैस बन जाती है, ठीक है। तो यहाँ पर डी विकल्प आपका करेक्ट है, ऑक्सीजन। तो इसको आप ध्यान रखिएगा। ग्रीन हाउस गैसें कौन कौन सी हैं? तो यहाँ पर ग्रीन हाउस गैसें थर्मल इंफ्रारेड रेंज के भीतर विकिरण को अवशोषित और उत्सर्जित करती हैं। यह प्रक्रिया ग्रीन हाउस इफेक्ट का मूल कारण है। तो ग्रीन हाउस गैस के लिए सीधे तौर पर जो जिम्मेदार गैसें हैं, कार्बन डाइऑक्साइड है, मीथेन है, नाइट्रस ऑक्साइड, इसको इंडिकेट करते हैं N2O से, क्लोरोफ्लोरोकार्बन दैट इज CFC, SF6M और NF3 है। जबकि ग्रीन हाउस गैस इफेक्ट के लिए अप्रत्यक्ष इनडायरेक्टली जिम्मेदार गैसें हैं NOCO कार्बन मोनोऑक्साइड, NMVOC और सल्फर डाइऑक्साइड, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित को सुमेलित कीजिए। चलिए सुमेलित करिए। कार्टाजेना प्रोटोकॉल, स्टॉकहोम कन्वेंशन, मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल और क्योटो प्रोटोकॉल। दोस्तों इनके बारे में आपको पता होना चाहिए, क्योंकि ये वो कन्वेंशन हैं, ये वो संधियां हैं, ये वो संस्थाएं हैं जो कि जलवायु के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण हैं और यहाँ से प्रश्न एग्जाम में बनते ही बनते हैं। तो कार्टाजेना प्रोटोकॉल, स्टॉकहोम कन्वेंशन, मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल और क्योटो प्रोटोकॉल, इनका संबंध ये जो सूची 2 है इसमें से आपको मैच कराना है। और यहाँ पर आप क्या मैच कराएंगे? कार्टाजेना प्रोटोकॉल दोस्तों ये जैव सुरक्षा पर एक अंतर्राष्ट्रीय समझौता है, ध्यान दीजिएगा। कार्टाजेना प्रोटोकॉल क्या है? जैव सुरक्षा पर एक अंतर्राष्ट्रीय समझौता। क्योटो प्रोटोकॉल ये जलवायु परिवर्तन से संबंधित है। स्टॉकहोम कन्वेंशन अनवरत जैविक प्रदूषण जो होते हैं उनसे संबंधित है। मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल ओजोन परत से संबंधित है, ठीक है। तो ये रटा हुआ होना चाहिए। ये PDF आपके पेड ग्रुप में जाएगी और इसे आपको बहुत अच्छे तरीके से रट लेना है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों में कौन सा कथन सही नहीं है? कौन सा सही नहीं है? जलवायु परिवर्तन पर भारत की पहली राष्ट्रीय कार्य योजना वर्ष 2010 में जारी की गई थी। आपको याद होगा, ये मैं आपको ऑलरेडी पढ़ा चुका हूँ। जो लोग LT ग्रेड के ज़माने से जुड़े हुए हैं, यानी कि जब LT का बैच चल रहा था, तो ये सब चीज़ें मैंने आपको पढ़ाई हुई हैं। जो लोग नए जुड़े हुए हैं उनको खैर मैं फिर से बता रहा हूँ। जलवायु परिवर्तन पर भारत की जो पहली राष्ट्रीय कार्य योजना थी ये वर्ष 2008 में जारी की गई थी, न कि 10 में। तो ये कथन आपका गलत हो गया। इस योजना के तहत 10 राष्ट्रीय मिशन शामिल हैं। दोस्तों आपको याद होगा कि जो जलवायु परिवर्तन पर भारत की पहली राष्ट्रीय कार्य योजना है, इसमें 8 राष्ट्रीय मिशन शामिल हैं, 10 नहीं शामिल हैं। ये भी गलत हो गया। इनमें हिमालयी पारिस्थितिकी तंत्र को बनाए रखने के लिए राष्ट्रीय मिशन शामिल नहीं है। ऑलराइट, ये तीसरा वाला जो विकल्प है ये क्या सही है? ये भी सही नहीं है। मतलब 1, 2, 3 कोई भी सही नहीं है। उत्तर बनेगा आपका विकल्प डी, ठीक है।
तो जलवायु परिवर्तन पर राष्ट्रीय कार्य योजना यानी कि NAPCC वर्ष 2008 में प्रधानमंत्री की जलवायु परिवर्तन परिषद द्वारा शुरू की गई थी। इसका उद्देश्य जनता के प्रतिनिधियों, सरकार की विभिन्न एजेंसियों, वैज्ञानिकों, उद्योग और समुदायों के बीच जलवायु परिवर्तन से उत्पन्न खतरे से निपटने के लिए आवश्यक उपायों के बारे में जागरूकता उत्पन्न करती है। NAPCC के मूल में 8 राष्ट्रीय मिशन हैं। कौन कौन से हैं देखिए, राष्ट्रीय सौर मिशन है, ठीक है, उन्नत ऊर्जा दक्षता के लिए राष्ट्रीय मिशन है, सतत विकास पर राष्ट्रीय मिशन है, राष्ट्रीय जल मिशन है, हिमालयी पारिस्थितिकी तंत्र को बनाए रखने के लिए राष्ट्रीय मिशन है, जो कि कहा गया था नहीं है कथन में, और हरित भारत के लिए राष्ट्रीय मिशन है, सतत कृषि के लिए राष्ट्रीय मिशन है। ठीक है, ये आपके जो 7 हो गए, 8वां ये है जलवायु परिवर्तन के लिए रणनीतिक ज्ञान पर राष्ट्रीय मिशन। तो ये 8 मिशन इसमें शामिल किए गए हैं। ठीक है, तो इनको अच्छे से रट लेना है आपको, 2-3 बार जरूर पढ़िएगा, ये जो PDF जाएगी आपके ग्रुप में। नेक्स्ट है राष्ट्रीय वन नीति 1988 के अनुसार वन आवरण के लिए न्यूनतम अनुशंसित भूमि क्षेत्र क्या है। तो राष्ट्रीय वन नीति जो कि आई थी 1988 में, इसके मुताबिक क्या है कि न्यूनतम अनुशंसित भूमि क्षेत्र है 33%, यानी कि विकल्प B आपका करेक्ट है। ये तो बिल्कुल आप जानते होंगे। ठीक है, नेक्स्ट है निम्नलिखित भारतीय राज्यों में मैंग्रोव क्षेत्रों का सही घटता क्रम कौन सा है। मतलब सर्वाधिक की ओर बात करेंगे, फिर उससे क्रम, फिर उससे क्रम, फिर उससे क्रम। तो दोस्तों सर्वाधिक जो मैंग्रोव क्षेत्र हैं वो कहाँ पर हैं, तो ये डेफिनेटली आपको पता ही है, पश्चिम बंगाल में है, उसके बाद गुजरात में, फिर अंडमान और निकोबार में, और सबसे कम है आंध्र प्रदेश में। तो ऑप्शन C करेक्ट है, ये ध्यान रखिएगा आप लोग। मैंग्रोव झाड़ियाँ या छोटे पेड़ हैं जो तटीय खारे पानी में उगते हैं, इनके बारे में आप जानते हैं। और मैंने आपको ये भी पढ़ाया है भारत वन स्थिति रिपोर्ट 2023। अगर ये लेक्चर आपने नहीं देखा है तो ये मैं आपको डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, या फिर आप सर्च कर लीजिएगा इंडियन स्टेट फॉरेस्ट रिपोर्ट ISFR 2023 बाई स्टडी विद ज्ञान प्रकाश। तो ये लेक्चर आपको मिल जाएगा, इसको प्लीज़ जाके देख लीजिएगा, यहाँ से प्रश्न बनते हैं। ठीक है, ये मैं आपको पढ़ा चुका हूँ। तो 2023 का भारत वन स्थिति रिपोर्ट, इंडियन स्टेट फॉरेस्ट रिपोर्ट 2023 के अनुसार भारत का कुल मैंग्रोव क्षेत्र कितना है, ये 4991.68 वर्ग किलोमीटर है, जो कि इंडियन स्टेट फॉरेस्ट रिपोर्ट 2021 से 7.43 वर्ग किलोमीटर की मामूली कमी दर्शाता है। तो ISFR 2023 के अनुसार राज्यों या केंद्र शासित प्रदेशों में मैंग्रोव का जो डाटा है वो इस प्रकार से दिया गया है कि पश्चिम बंगाल में सर्वाधिक 2114 वर्ग किलोमीटर है मैंग्रोव, गुजरात में 1175 वर्ग किलोमीटर है, अंडमान निकोबार में 616 वर्ग किलोमीटर है, आंध्रा में 405 वर्ग किलोमीटर है। ऑलराइट, नेक्स्ट है वह पशु जो विश्व वन्यजीव कोष WWF का प्रतीक है। तो ये कौन सा जीव है बताइए, ये है आपका पांडा, ऑप्शन B आपका करेक्ट है। ठीक है, तो विश्व वन्यजीव कोष या WWF फॉर नेचर दुनिया का अग्रणी संरक्षण संगठन है और यह 100 से अधिक देशों में सक्रिय है। तो WWF की स्थापना दोस्तों ये 1961 में हुई थी। इसका जो मुख्यालय है, हेडक्वार्टर, ये मिलेगा आपको स्विट्जरलैंड के ग्लैन में। ऑलराइट, चलिए अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में किस भारतीय वन्यजीव प्रजाति का नाम, यानी कि वैज्ञानिक नाम, साइंटिफिक नेम इक्वस हेमियोनस है। बताना है आपको कि इक्वस हेमियोनस किस जीव का साइंटिफिक नेम है। तो दोस्तों ये है आपका एशियाई जंगली गधा, ऑप्शन A करेक्ट है। ठीक है, तो एशियाई जंगली गधा इसे कहते हैं इक्वस हेमियोनस। बारहसिंगा का साइंटिफिक नेम है सर्वस्व डुआउसेली, और चिंकारा को कहते हैं गजेला बेनेटी। नील गाय का साइंटिफिक नेम है बोसेलाफस ट्रेगोकैमेलस। ठीक है, तो आपको बता दें कि जो नील गाय होती है ना, इसका संबंध गाय से नहीं होता, ये हिरन प्रजाति का जीव होता है। नेक्स्ट है आपका निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है, पशु और नस्ल। भैंस की नस्ल होती है भदौरी, करेक्ट है। गाय की नस्ल होती है सिंधी, करेक्ट है। बकरी की होती है दोस्तों जमुनापारी, ये भी करेक्ट है। भेड़ की बता रहे हैं बारबरी होती है, जबकि बारबरी दोस्तों जो होती है ये बकरी की प्रजाति है, ना कि भेड़ की प्रजाति है। ठीक है, ये बकरी की प्रजाति होती है बारबरी। और भैंस की नस्लों में मुख्य रूप से भदौरी, जाफराबादी, मराठवाड़ी, महसाणा जानी जाती हैं। गायों में साहिवाल, लाल सिंधी, गिर और दयान। बकरी में बारबरी, बोअर, अमेरिकन पिगनी, नाइजीरियाई बौना बकरी,
ये बकरी की प्रजाति होती है, नाइजीरियाई बौना बकरी, सानेन, जमनापारी, एंग्लो नूबी बकरी आती है। जबकि भेड़ की प्रजातियों में मुख्य रूप से दक्कनी भेड़, नेल्लोर भेड़, वेम्बूर भेड़, गद्दी भेड़, मांड्या भेड़, मारवाड़ी भेड़ और लाल भेड़ आती है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, भारत के योजना आयोग ने देश को कितने कृषि जलवायु क्षेत्रों यानी कि ACZ में विभाजित किया है? ध्यान दीजिएगा, भारत के जो योजना आयोग ने देश को कितने कृषि जलवायु क्षेत्रों में बांटा हुआ है, तो दोस्तों इसका आंसर होगा 15, ऑप्शन बी करेक्ट है। ठीक है, यह वर्गीकरण मुख्य रूप से वर्षा, तापमान, मिट्टी के प्रकार, स्थलाकृति और जल संसाधनों की उपलब्धता के आधार पर किया गया है ताकि क्षेत्र विशिष्ट कृषि विकास किया जा सके। इन 15 क्षेत्रों का विवरण यहाँ पर ध्यान दीजिएगा कि ये जो 15 भाग बांटे गए हैं, इनमें से 14 मुख्य भूमि और एक द्वीप है, अंडमान निकोबार और लक्षद्वीप पर। ठीक है, आपका अगला क्वेश्चन है, कौन सा कथन सही है? पंतनगर में उत्तर प्रदेश कृषि विश्वविद्यालय यानी कि UPAU, उत्तर प्रदेश एग्रीकल्चरल यूनिवर्सिटी, भारत का पहला कृषि विश्वविद्यालय था, तो ये तो बिल्कुल करेक्ट है। और दूसरा है कि इसका उद्घाटन वर्ष 1960 में हुआ था, दोनों सही हैं, 1 और 2 दोनों आपके बिल्कुल करेक्ट हैं। ठीक है, तो दोस्तों बाद में उत्तर प्रदेश की पहले जो मुख्यमंत्री थे, उनकी स्मृति में इसका नाम बदलकर गोविंद बल्लभ पंत कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय कर दिया गया था। वर्तमान में यानी कि सन 2000 से जब उत्तराखंड बना था, तो यह उत्तराखंड में चला गया है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, सोनालिका, अर्जुन और कुंदन यह किस फसल की किस्में हैं? तो दोस्तों इसका आंसर होगा गेहूं की, ऑप्शन ए करेक्ट है। गेहूं की जो अन्य किस्में हैं जो एग्जाम में अक्सर पूछी जाती हैं, उसमें सोनालिका है, अर्जुन है, कुंदन है, अमर, भवानी, चंद्रिका, देश रत्न, कंचन, गोमती, लेरमा रोजो, सोनेरो और मेयो हैं। जबकि चावल की जो किस्में हैं उसमें जमुना, कावेरी, जया, कांची, जगन्नाथ, कृष्णा, हंसा, विजया, पद्मा, अन्नपूर्णा, बाला, रत्ना और अमन, ये मुख्य रूप से जानी जाती हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, हरित क्रांति के बारे में यहाँ पर 3 कथन दिए गए हैं, आपको बताना है कि इनमें से कौन सा सही है। हरित क्रांति 1960 के दशक में नॉर्मन बोरलॉग द्वारा शुरू किया गया था, तो ये बिल्कुल करेक्ट है। उन्हें दुनिया में हरित क्रांति के जनक के रूप में जाना जाता है, ये भी सही है। हरित क्रांति प्रारंभिक सफलता मैक्सिको और भारतीय उपमहाद्वीप में मिली थी, ये भी करेक्ट है। 1, 2, 3 सभी आपके सही हैं, ऑप्शन डी आपका करेक्ट होगा। दोस्तों ध्यान देना कि हरित क्रांति 1960 के दशक में नॉर्मन बोरलॉग के द्वारा स्टार्ट किया गया था और गेहूं की अधिक उपज देने वाली किस्में यानी कि हाई यील्ड वेराइटीज़ के विकास में उनके उल्लेखनीय कार्य के लिए 1970 में उन्हें नोबेल पुरस्कार प्रदान किया गया था। भारत में हरित क्रांति का मुख्य नेतृत्व MS स्वामीनाथन के द्वारा किया गया। 1967-68 से 1977-78 की अवधि में हरित क्रांति ने भारत की स्थिति को खाद्यान्न की कमी वाले देश से दुनिया के अग्रणी कृषि उपज वाले देशों में से एक में बदल दिया। ठीक है, नेक्स्ट है आपका, यहाँ देखिए क्रांति के प्रकार दिए गए हैं और उत्पादन दिया गया है। जैसे कि स्वर्णिम क्रांति का संबंध फल एवं सब्जी उत्पादन से है, करेक्ट है। भूरी क्रांति उर्वरक उत्पादन के लिए जानी जाती है, करेक्ट है। काली क्रांति का संबंध पेट्रोलियम उत्पादन से है, ये भी सही है। गुलाबी क्रांति का संबंध टमाटर उत्पादन से है, दोस्तों ये गलत है। टमाटर उत्पादन का जो संबंध है ये लाल क्रांति से है, ठीक है, न कि गुलाबी क्रांति से। तो आपका जो सही सुमेलित नहीं है वो ऑप्शन डी है। ठीक है, देखिए यहाँ पर मैं आपको बताऊँ तो भारत में गुलाबी क्रांति पिंक रिवोल्यूशन का संबंध मुख्य रूप से झींगा मछली जिसको आप प्रॉन कहते हैं, प्याज उत्पादन और औषधि के क्षेत्र में तकनीकी विकास और उत्पादन वृद्धि से है, न कि टमाटर से। भारत में टमाटर और मांस उत्पादन में वृद्धि के लिए लाल क्रांति रेड रिवोल्यूशन का उपयोग किया गया है। तो हरित क्रांति का संबंध खाद्य उत्पादन या फसल उत्पादन से है, ठीक है। इसके बाद स्वर्णिम क्रांति फल और सब्जी उत्पादन से संबंधित है। श्वेत क्रांति का संबंध दूध उत्पादन से है, दुग्ध उत्पादन से। भूरी क्रांति जानी जाती है उर्वरक उत्पादन के लिए। नीली क्रांति जानी जाती है दोस्तों यहाँ पर मत्स्य उत्पादन के लिए। काली क्रांति पेट्रोलियम उत्पादन के लिए, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, कौन सी फसल पीला रतुआ, ठीक है, पीला रतुआ, भूरा रतुआ और काला रतुआ रोगों के प्रति संवेदनशील है? तो बताइए, पीला रतुआ, भूरा रतुआ और काला रतुआ रोग जो होता है इसके लिए गेहूं जो है बहुत ही संवेदनशील है। ऑप्शन सी आपका बिल्कुल करेक्ट है, ठीक है।
तो अगला क्वेश्चन है कि कौन सी खरीफ की फसल नहीं है। दोस्तों देखो, बिल्कुल रट के रखना आप लोग, एक होती है रबी की, एक होती है खरीफ की फसल, और एक होती है जायद की फसल, ठीक है। तो इनका जो टाइमिंग होता है ना, उसको रटिए। रबी ये फसलें गेहूं के साथ बोई जाती हैं, खरीफ चावल के साथ बोई जाती है, और जायद जो होता है ये जब आपका मतलब ये होता है ना, गेहूं की फसल जब कट जाती है उसके बाद जो धान बोया जाता है, आपको पता ही है चावल की खेती बीच में जो गैप मिलता है, मतलब ये जो अप्रैल से लेकर जून के बीच का समय होता है, इस दौरान जो फसलें उगाई जाती हैं उनको जायद कहा जाता है। इनको ध्यान रखिएगा। तो खरीफ की फसल नहीं है कौन सी? देखो दोस्तों, सरसों ये रबी की फसल है, न कि खरीफ की फसल है, ठीक है। नीचे दो कथन दिए गए हैं, देखिए। अभिकथन है कि कृष्णा और गोदावरी के डेल्टा क्षेत्र को भारत का धान का कटोरा कहा जाता है। तो कृष्णा और गोदावरी का जो डेल्टा क्षेत्र है उसे भारत का धान का कटोरा कहा जाता है। यह क्षेत्र आंध्र प्रदेश के अंतर्गत आता है। तो मतलब ये जो कथन है आपका, ये तो सही है। यहाँ कुल चावल उत्पादन की लगभग 2/3 खेती रबी फसल के मौसम के दौरान की जाती है, जो कि गलत है, ठीक है। तो यहाँ पर ए सही है, आर गलत है, यानी कि उत्तर बनेगा विकल्प ए, ठीक है। देखो दोस्तों, कृष्णा और गोदावरी क्षेत्र को भारत का धान का कटोरा कहा जाता है। यह क्षेत्र आंध्र प्रदेश के अंतर्गत है। यहाँ कुल चावल उत्पादन की लगभग 2/3 खेती खरीफ फसल के मौसम के दौरान की जाती है। यहाँ चावल के उत्पादन के लिए सबसे महत्वपूर्ण क्षेत्र रायलसीमा है, जो कृष्णा और गोदावरी डेल्टा क्षेत्र तक फैला हुआ है, ठीक है। और ये देखिए आपका अंतिम प्रश्न हो गया। बताइए कि निम्नलिखित में कौन सी गंगा की एकमात्र सहायक नदी है जो मैदानी इलाकों से निकलती है। तो गंगा की एकमात्र सहायक नदी जो मैदानी इलाकों से निकलती है, ये कौन सी है? तो दोस्तों ये है आपकी गोमती नदी, ऑप्शन सी करेक्ट है। गोमती कहाँ से निकलती है? तो पीलीभीत के पास जो गोमत ताल है, जिसे फुलर झील भी कहा जाता है, वहीं से निकलती है गोमती नदी। और गोमती की भी सहायक नदियाँ हैं, गचाई, सई, जोमकाई, बरना, चूहा, सरयू, गिरी, कल्याणी और कठना। तो दोस्तों ये रहा 30 प्रश्नों का टेस्ट, और सभी प्रश्न एक से बढ़कर एक। मुझे पूरा विश्वास है कि ये सेशन आपको पसंद आया होगा। कैसा लगा जरूर बताइएगा। अच्छा लगा, बुरा लगा, थोड़ा और संक्षेप में करवाया जाए, थोड़ा और डिटेल में करवाया जाए, जो कुछ भी आपके मन में हो ना, आप निसंकोच कमेंट बॉक्स में लिख डालिए, ठीक है। अब आपके लिए एक छोटा सा टेस्ट, एक प्रश्न है। आपको बस इतना बताना है कि गंगा नदी उत्तर प्रदेश में किस जिले से प्रवेश करती है। अब बस इसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में दीजिए। और अगर आपको पेड ग्रुप ज्वाइन करना है तो आप डिस्क्रिप्शन चेक कर लीजिएगा, वहाँ पर आपको सारी जानकारी दे दी गई। बस ये आप 9452252260 पर हेल्प लिख के मैसेज कर देंगे, हेल्प एग्ज़ाम का नाम, जैसे कि @51, तो आपको सारी जानकारी शेयर कर दी जाएगी। थैंक यू, प्लीज़ डू लाइक एंड शेयर। मिलते हैं आपसे अगले लेक्चर में, तब तक के लिए आज्ञा दीजिए।